हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 के लिए, जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 39वां वीडियो है, जिसमें हमने क्वेश्चंस को जो लिया है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को, जो कि परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न होने वाले हैं। तो देखिएगा, कुछ अच्छे तरीके से करने वाले हैं और इस तरह के क्वेश्चन मेरे में से सभी को करनी चाहिए और इस तरह के ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की चांस रहती है। तो चलिए आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 24-20 रुपये हो जाता है तथा 3 वर्ष में 26-62 रुपये हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वार्षिक दर कितनी होगी, रेट कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए, नया तरीका से निकाल सकते हैं या पुराने तरीके से निकालिएगा, थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा आएगा, लेकिन नया तरीका से निकालिएगा तो जल्दी आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब 2 वर्ष में बोल रहा है कि 2420 रुपये हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी अगर मैं कहूँ कि 2 वर्ष में कितना हुआ है, 2420 रुपये, 3 वर्ष में 2662 रुपये, यानी अगले 1 वर्ष में 2662 रुपये। हो सकता है यहाँ तक कुछ को समझ में नहीं आया हो, तो मैं समझाता हूँ। इसने कहा है 3 वर्ष में इतना, तो यहाँ से यहाँ तक की बात मैं अगर करूँ तो ये 2 साल और इधर 1 साल, तो ये टोटल कितने साल हुए? 3 साल हुए कि नहीं? तो आपका जवाब होगा हाँ। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि ब्याज पर ब्याज लगा है तभी जाकर ये इतना हुआ है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और इस सब तरीके से ही समझना चाहिए, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो देखिए, तो यहाँ से कितना बढ़ा है, यानी 1 साल में देखा जाए, इधर 2 साल में क्या हुआ है नहीं हुआ है उससे अभी कोई लेना देना नहीं। यहाँ से यहाँ तक 21 साल का ना डिफरेंट है, तो इस 1 साल में कितना बढ़ा है, तो इसका अंतर ले लीजिए, 2 4 2, यानी कहने का मतलब 242 रुपये ज़्यादा आया है। कितना आया? यहाँ से 242 रुपये ज़्यादा आया है। क्या मेरे बात को समझ रहे हैं? कितना पर? 2420 पर। कितना पर? 2420 पर। परसेंटेज के लिए रेट से 100 से गुना कर दीजिए, यही आपका रेट हो गया, यही आपका क्या हो गया? रेट हो गया। क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष का था, हालांकि रेट बराबर एक फार्मूला भी आपको पता होगा कि ब्याज गुने 100 अपान मूलधन गुना समय, ये फार्मूला होता है। लेकिन समय 1 वर्ष है, तो यहाँ पर एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए लेकिन डायरेक्ट यहाँ से ऐसे निकाल सकते थे। ये गया कम से 10 बार में, ये गया, तो आर बराबर यहाँ से कितना आ गया? 10%। तो ये तरीका सही हो सकता है जहाँ की आपको जल्दी आंसर तक पहुँचा सकता है। लेकिन अगर कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल बेसिक से करने के लिए सोच रहे होंगे, तो कर सकते हो दोस्त आप, लेकिन वहाँ पर आपको 2 चीज़ फाइंड करना पड़ेगा। एक तो आपको मूलधन फाइंड करना पड़ेगा, यानी जो मूलधन होगा पी फाइंड करना होगा। दूसरी बात आपको, क्योंकि इसमें देखिए आपको अमाउंट दिया है, ये 2 साल का अमाउंट दिया है, मिश्रधन दिया है, ये 3 साल का मिश्रधन दिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको जो है अमाउंट फाइंड करना होगा, यानी मूलधन निकालनी होगी, तब जाकर आप रेट निकाल पाओगे। बात समझ रहे हैं? तब जाकर आपका रेट पता चलेगा, तो वो बिल्कुल वहाँ पर आप फंस सकते हो। तो हालांकि एक्स वैक्स मान के कर सकते हो, लेकिन वह सब करने से बेकार है। नेक्स्ट देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट ब्याज दर बराबर फार्मूला लगा सकते हैं, यानी ब्याज दर बराबर फार्मूला आप लगा सकते हैं। क्या? ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय, जो चीज़ मैंने पहले लगाया, मूलधन गुने समय, ये चीज़, ठीक है, यहाँ पर ये आप लगा सकते हो। तो देखिए, ना तो हमें यहाँ मूलधन है, ना ही कहने का मतलब रेट है, तो लेकिन यहाँ पर आप मान सकते हो।
लेकिन इसने क्या कहा है कि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अगर मैं मूलधन 1 मानूं तो अमाउंट कितना हो जाता है 20 वर्ष में 2 गुना, क्या हो जाता है 2 गुना। ये बात बोल रहा है, नहीं 1 का डबल हो जाता है। और टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 20 वर्ष, 20 वर्ष दिया हुआ है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? हमने यहाँ पर मूलधन को 1 मान लिया, तो अमाउंट बोल रहा है दुगुना हो जाता है 20 वर्ष में, क्या हो जाता है दुगुना, नहीं मिश्रधन दुगुना हो जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एसआई कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि मिश्रधन 2 है तो और मूलधन 1 है तो एसआई भी 1 होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर 20 वर्ष के रिस्पेक्ट में ये होना चाहिए। तो अगर इतनी चीज़ आपको अगर पता चल गई तो आप रेट आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि रेट में क्या चाहिए, ब्याज और गुना 100 चाहिए, मूलधन चाहिए और समय, जो कि यहाँ पर टोटल चीज़ हमें फाइंड हो चुका है। तो ठीक है, तो ये तो 20 वर्ष के तुलना में था। अब जो बोल रहा है कि 3 गुना हो जाए टाइम, अब टाइम हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम रेट फाइंड कर लेंगे, कहीं ना कहीं रेट हम फाइंड कर लेंगे कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ फाइंड तो हो जाएगा। तो दूसरे कंडीशन में मैं यहाँ पर ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही साथ दोनों चीज़ लगाकर कैसे निकाल सकते हैं, बात समझ रहे हैं? तो सेकंड कंडीशन में क्या है कि 3 गुना हो जाए, इसको रहने दीजिए, तो 3 गुना हो जाए, मूलधन तो हमने 1 माना था, तो यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा 3 गुना, यानी सेकेंड कंडीशन में। तो ब्याज क्या हो जाएगा आपका, 3 में से 1 घटेगा वो ब्याज हो जाएगा 2। यहाँ पर रेट तो हमें पता ही चल जाएगा, यहाँ से निकल ही जाएगा। तो हमसे यहाँ पर टाइम पूछा है, यानी कह सकते हैं कि T2 पूछा है, यहाँ पर T1 दिया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे तो अब यहाँ पर लगा दीजिए, देखिए कैसे। तो हमें रेट फाइंड करना है और दोनों साइड रेट, दोनों का रेट को इक्वल कर देना है, दोनों के रेट को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। कैसे? तो ब्याज पहले कंडीशन में कितना है, तो आपका जवाब होगा कि 1 है गुना 100। मूलधन कितना है 1 है, समय कितना है 20 वर्ष है। ये फर्स्ट कंडीशन में था। उन्हें ये यानी ये कटा पिटा के क्या निकलेगा ब्याज, और ब्याज बराबर यही फार्मूला होता है, तो इसको भी ब्याज में ही पुट कर दीजिए, ब्याज दर में ही पुट कर दीजिए। तो इसके बराबर में मैं इसको ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ब्याज कितना है 2 है गुना 100 मूलधन कितना है 1 है, और हमें टाइम यहाँ पर फाइंड करना है, यानी T2 निकालनी है। बात समझ रहे हैं? बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर मतलब कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो, और ये सब तरीके को समझिए, जो कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही बेसिक तरीका है। हालांकि वो जो P/T/100 जो लगाते हैं उससे भी लगा कर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे निकालता हूँ, जल्दी निकलता है। तो देखिए ये कटा, और ये तो कोई एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो T बराबर सीधा 20 दूनी 40, क्या आ गया 40 वर्ष आ गया, 40 ईयर, यानी T2 कितना आ गया 40 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। क्या समझ पा रहे हो आप लोग? बताइएगा कमेंट करके, अगर ये सब तरीका नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो से पूरा बेसिक से ही करा दूँ। और ये भी बताइएगा क्या टॉपिक वाइज आप लोग करना चाहोगे, अगर चाहोगे तो बताइएगा, मैं टॉपिक वाइज करा दूँगा, ज़्यादा नहीं, वही 20-25 टॉपिक, जिससे कि घुमा फिरा के उतने से सवाल आता है। देखिए नेक्स्ट पढ़िए, मंथन एवं उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है, ठीक है। एवं मंथन और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:14 है। तो मंथन की माता एवं उसके पिता की वर्तमान आयु के मध्य क्रमशः अनुपात क्या होगा? ये तो बिल्कुल ही इजी वाला क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लोगे। जैसे मेरे पास पहले किसका किसका अनुपात दिया है, मंथन है और उसकी माता है, क्या है माता, जिसका अनुपात दिया है 3:7, यानी 3:7 है ये अनुपात, मंथन और उसकी माता का अनुपात 3:7 है। दूसरा कंडीशन में क्या दिया हुआ है, मंथन और उसके पिता का वर्तमान आयु का अनुपात 5:14 है। मंथन है और एक उसका पिता है, तो मैं पिता को इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा आसान होगा।
तो मंथन और उसके पिता ने मंथन और उसके फादर का जो है 5 14 है। तो मंथन के आगे 5, पिता के आगे 14। तो मंथन के आगे 5 लिख देना है और पिता के आगे 14। जब इस तरह से मिल जाए तो आराम से निकाल सकते हो आप लोग, है कि नहीं। जिसके आगे जो खाली है भर दीजिए। 3 के आगे खाली है 3 भर दिए, 5 के आगे खाली है 5 भर दिए। बस इसको गुना कर दीजिए। ये 14 तिया 42, 15, 35। अब हमसे पूछा किसके बारे में, ये तीनों का अनुपात निकल गया। अब पूछा किसके बारे में, उसकी माता और उसके पिता की वर्तमान आयु के मध्य अनुपात। ठीक है, तो उसकी पिता, अच्छा माता और उसके पिता, यानी पहले मदर आना चाहिए, उसके बाद फादर आना चाहिए। ये बात हमसे पूछ रहा है। तो माता का कितना 35 और पिता का कितना 42। तो इसको कटाइए पिटाइए, 7 से 5 बार में, 7 से 6 बार में, यानी 5:6 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर लगता है कि आपको मैं स्लो करा रहा हूँ तो आप अपना स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि देखिए मोबाइल में ऐसा एक सेटिंग होगा जहाँ से आप स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। बात समझ रहे हैं, तो कर लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी हो। लेकिन अगर जिसको और दूसरी बात, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, जिससे कि मेरे कराने से पहले आप भी क्या कीजिए, जिससे कि ज़्यादा फायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, बनाइए इस तरह के क्वेश्चंस को। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का मतलब है कि इससे अगर थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आसानी से बना लीजिएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लेकर आता हूँ, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लूज, मतलब समझ सकते हैं, ना ज़्यादा नॉर्मल। तो सही है। और हार्ड क्वेश्चन भी लाता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, जो कि उतना मायने नहीं रखता है हार्ड क्वेश्चंस करना। क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो सबके लिए होगा, और नॉर्मल होगा, कहने का मतलब नॉर्मल होगा तो वो भी सबके लिए होगा। तो हार्ड क्वेश्चन भी किया जाएगा, और बहुत सारे वीडियो मैंने कराया भी है। लेकिन बात ये है कि हार्ड क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा भाई डर जाता है लोग, तो इसलिए मैं मतलब कि ना तो ज़्यादा हार्ड लेता हूँ ना ज़्यादा नॉर्मल, जो कि काम लायक क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चंस को लेता हूँ। और इस तरह के क्वेश्चन आप देखिएगा पेपर, पिछले पेपर उठाकर इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को बेचा, वस्तु ए को 40% लाभ पर और वस्तु बी को 20% हानि पर। तो संपूर्ण लेन देन में उसे 18 रुपये का लाभ हुआ। यदि वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के यदि वस्तु ए का क्रय मूल्य होना चाहिए, यहाँ पर ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के विक्रय मूल्य से 140 रुपया कम है, तो वस्तु बी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2 वस्तु है, तो एक वस्तु, पहला वस्तु को नहीं, अच्छा 2 वस्तु, ए वस्तु को कुछ मान लेते हैं, समझिएगा। ए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेता हूँ, ठीक है। और बी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो y रुपया मान लेता हूँ, ठीक है। ये बात इसने कहा रहा है। अगर y नहीं भी मानेंगे तो काम चलेगा। देखिए इतना लिखे है ना, आप इस लाइन को पढ़िए। यदि वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के विक्रय मूल्य से 140 रुपया कम है, तो एक्स वाई ना मानने यानी ना मानते हुए उससे बेहतर है कि किसी एक को, जिसका मतलब क्या यहाँ पर क्या बोला है, बी के क्रय मूल्य से, इसका मतलब जिसके आगे के क्रय मूल्य से लगा हुआ है उसी को कुछ खाली मानिए, इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये ए जो है इससे 140 रुपया कम है, यानी ये जो है एक्स माइनस 140 रुपये है। बस दोनों का हो गया, यानी ए का ए वस्तु का क्रय मूल्य जो है एक्स माइनस 140, बी वस्तु का क्रय मूल्य है जो एक्स रुपये, ठीक है। अब हिसाब किताब लगाते हैं। इधर कहता है ए को 40% लाभ पर, तो इसका मतलब एक्स माइनस 140 को 40% लाभ पर, जैसे ही लाभ बोले 100 में जितना दिया है उतना जोड़कर
गुना कर दीजिए, यानी 100 में 40 को जोड़ देंगे तो 140 प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, 140, यानी ए को जो है 140% पर बेच रहा है। ए को जो है क्या कर रहा है, 140% पर बेच रहा है। फिर कहता है बी को जो है 20% हानि पर बेच रहा है। बी का क्रय मूल्य कितना है, एक्स। इसको जो है 20% हानि, मतलब कि 100 में 20 घटा दीजिए तो 80% पर, 80% मतलब कि नीचे में 100, इतना में बेच रहा है। तो दोनों का मिलाकर जो है लाभ हुआ है 18 रुपये। दोनों को मिलाकर जो है लाभ जो हुआ है 18 रुपये। तो कुल क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, कुल क्रय मूल्य, तो आपका जवाब होगा x माइनस 140 प्लस एक्स, यानी 2x माइनस 140। कुल क्रय मूल्य कितना है, कुल सीपी इतना। तो लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य में जो एक्स्ट्रा, क्रय मूल्य से जो एक्स्ट्रा मिला वही तो लाभ है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? क्रय मूल्य से अगर मान लीजिए कोई वस्तु 10 का खरीदे हैं, 8 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कहने का मतलब क्या होगा, 18 रुपये हो जाएगा। 10 का खरीदे हैं, 8 का लाभ कमा रहे हैं, तो विक्रय मूल्य कितना, यानी बेच रहे हैं 18 में, तभी तो आपको 8 का लाभ हो रहा है। तो वही बात यहाँ पर करना है, 18 ऐड कर देना है। तो ये दोनों आपस में विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य है ना, टोटल विक्रय मूल्य, और ये भी टोटल विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से बराबर कर दिया, बस इसको कटाइए पिटाइए, आपका आंसर जो भी हो जाए, है कि नहीं। तो देखिए किसका पूछा है, बी का, और बी का एक्स है, इसका मतलब एक्स जो निकलेगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर देखिएगा तो ये 1.4 हो जाएगा, कटा पिटा के क्या हो जाएगा, ये 1.4। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? और इसको कटा पिटा के कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.8, 0.8 इतना हो जाएगा। तो अब सोल्व कर लीजिए, तो ये 1.4x माइनस ये, इसको सोल्व कीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 196 आएगा। आप करके देखिएगा, मैंने तो मैंने ही कैलकुलेट कर लिया, और आपको भी, आपसे भी हो जाना चाहिए। प्लस ये क्या है 0.8x, और इधर 2x, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 3 में 1 गया 2, 122 माइनस का 122, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 2.2x, और ये प्लस में है तो ये इधर माइनस में 2x, ये इधर माइनस में ही है, माइनस 122, और ये माइनस में है तो इधर जाकर प्लस में चेंज हो जाएगा 196, ठीक है। तो अब देखिए क्या आता है यहाँ से, तो घटाइए इसको, तो ये 0.2x, और ये आपका हो जाएगा, इसमें ये घट जाएगा, तो 4, 6 में 2 गया 4। क्या मैं गलत तो नहीं ना कर रहा हूँ, अच्छा देख लेते हैं। फिर इधर घट के आएगा तो 6 में 2 गया 4, 9 में 2 गया 7, 74, कितना आया 74। तो इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो पहले 2 से कटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 37 दूनी 74, एक जीरो से गुना 370, एक्स बराबर कितना आ गया 370 इज राइट आंसर। तो ऐसे आप कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर क्या इधर का टोटल विक्रय मूल्य, ये भी आपका एसपी है और ये भी आपका एसपी है, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ विक्रय मूल्य। इधर भी जो कह रहा था वो भी विक्रय मूल्य है, टोटल विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से बराबर कर दिया। बस इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम कितना समझाएंगे तो दिमाग से बाहर निकल जाएगा। कोशिश कीजिए तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो मैं क्या करूं दोस्त। क्वेश्चन है उस तरह का, समझना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि a+b का होल स्क्वायर ही सब दिन निकालते रहे तो फिर आप समझ सकते हो। सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ चीज़ें खरीदी। उसने 2/5 भाग को 20% लाभ पर बेचा और बची हुई
चीज़ों को बेचते समय उसे 10% हानि पर बेचा, उसे कुल मिलाकर 490 रुपये का लाभ है। उसे किस मूल्य पर खरीदी गई थी? किस मूल्य पर खरीदी गई थी? तो अच्छा सवाल है, करने का कोशिश कीजिए। तो देखिए, है तो सेम इससे जो पहले था उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग है। तो मैं यहाँ पर देखिए मान लेता हूँ, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, इसके नीचे में जो है ना वही मान लीजिए 5x, क्या है यहाँ 2/5 लिखा हुआ है, तो उसका नीचे वाले भाग को हमने क्रय मूल्य मान लिया। क्या मान लिया? क्रय मूल्य इतना। तो इस क्रय मूल्य का 2/5 भाग, यानी 5x का, x का 2/5 कीजिएगा तो 2x कितना आएगा? 2x को 20% लाभ पर, 2x को 20% लाभ पर है। इसका मतलब कि 2x को 120% पर बेच रहा है, 120% पर बेच रहा है। तो ये परसेंटेज हटाने पर नीचे में 100 आएगा, है ना, जो कि मैंने पिछले भी क्वेश्चन में किया। नीचे में 100 आया, प्लस फिर कहता है कि कुछ जो बची हुई चीज़ें हैं उसे बेचते समय 10% हानि हुई, यानी ये 5x में 2x तो 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 120% पर बेच दिया। लेकिन जो 5 में से 2 तो निकल गया, बचा कितना? 3x। बचा कितना? 3x। 3x को 10% हानि पर बेच रहा है, यानी इसका मतलब 90% पर बेच रहा है। 90% का मतलब क्या? 90/100, यही ना। तो ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया, टोटल विक्रय मूल्य हो गया। तो अब जो यहाँ पर करा है 490 रुपये का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य 5x है, तो उस पर 490 रुपये का लाभ हुआ, यानी 490 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ठीक है। तो दोनों साइड विक्रय मूल्य को मैंने इक्वल कर दिया। बस आप इसको सोल्व कीजिए। हमसे पूछा क्या है, उसे किस मूल्य पर बेचा, यानी 5x की वैल्यू हमें चाहिए। 5x की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो चलिए x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, यानी 240 x/100। मैं इसलिए नहीं कटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा। 9×3 = 270 x/100 बराबर 5x + 490। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ दोनों के नीचे 100 है, तो भिन्न का जोड़ करने में आसान होगा, इसीलिए मैंने नहीं कटाया। तो ये 0, 7 4 11, 2 2 4 1 5, 510 x/100 और इधर 5x + 490, यही तो होगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो होना चाहिए। चलिए, इतना हो गया। तो आगे इसको सोल्व कीजिए। देखिए, तो अब यहाँ से एक 0 कटा सकते हो, तो एक अच्छा और भी कटा दीजिए। अब इसको हम कह सकते हैं 5.1x बराबर 5x + 490। तो यहाँ से इसको इधर घटा दीजिएगा, तो 0.1x बराबर 490, ये ना। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 4900। इतना तो सोल्व कर ही सकते हो आप लोग। हमें चाहिए 5x की वैल्यू। तो यानी क्रय मूल्य क्या है? CP क्या है? 5x। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 5x के जगह पर 4900, बस गुना कीजिए, आपका आंसर 00, 9 × 5 = 45, 5 × 20, 4 = 24, 24,500 रुपया है। उसका क्रय मूल्य जो है 24,500 है, जो कि कहीं ना कहीं ऑप्शन में होनी चाहिए। ये रहा ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। इसका पूरा, चलिए मैं छोटा कर देता हूँ। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दो मिश्र धातुओं में टीन और लोहे का अनुपात इतना है। यदि दोनों मिश्र धातु को क्रमशः 3 और 4 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नवनिर्मित
मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको शॉर्टकट ही करते हैं, शॉर्टकट से जल्दी बनेगा। ये जो है शॉर्टकट से जल्दी बनेगा, कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पर दो टीन है और क्या है, लोहा है। टीन पहला बर्तन है, जो कि पहला बर्तन में जो है टीन है 1 और लोहा है 2। दूसरे में टीन है 2 और लोहा है 3, इतना। लेकिन इसको कहता है कि 3:4 में मिला देना है। तो देखिए इसको मैं करने का एक सटीक तरीका बताने का कोशिश करता हूँ। इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा, 3 यहाँ लिखिए। इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 यहाँ लिखिए। ठीक है, लिख दिए। तो यहाँ जो इसका आया इसको गुना कर दे, ऊपर वाले से गुना कर दीजिए। जो ऊपर वाले का आया है वो नीचे वाले से गुना कर दीजिए। ठीक है, ऊपर वाले का जो ऐड करके आया वो नीचे वाले से गुना करना है, और नीचे वाले का जो ऐड करके आया उसको ऊपर वाले से गुना कर देना है। ठीक है, इतना बात अगर समझ गए तो अच्छी बात है। अब कहता है कि 3:4 में मिलाया गया है, दोनों मिश्र धातु को 3:4 में मिलाया गया। तो ऊपर वाले को 3 से गुना कर दीजिए, नीचे वाले को 4 से गुना कर दीजिए। अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इससे हमको अब कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है माजरा, यहाँ पर पूरे को गुना करना है। तो ये 5 तिया 15 से गुना करना है। किससे गुना करना है, 15 से। तो 15 एका 15, 15 दूनी 30, 4 तिया 12 से दोनों को गुना करना है। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये क्या हो गया, 39 और ये हो गया 66। कटा दीजिए, 3 से दोनों कट जाएंगे। तो 13 तिया 39, 22 तिया 66, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, इससे आप इस तरह से कर सकते हैं जब इस तरह का प्रश्न हो। तो अगर इसका बेसिक से अगर करना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर कीजिएगा। देखिए मेरा कहने का मतलब यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो बर्तन जो भी होगा उसमें जो टीन और लोहा है, टीन और लोहा को शॉर्टकट में एफ ही कहते हैं, टीन को एस एन कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टी लिख दिया हूँ, चलेगा। बात समझ रहे हैं। तो इसमें देखिए लोहा टीन कितना, 1, टीन कितना 1, कितना पर 1 और 2 3 पर, कितना पर 3 पर। तो लोहा कितना 2, कितना पर 2 1 3 पर। ये पहला हो गया, ये क्या हुआ, पहला हो गया। और इसको लेना कितना में, अनुपात 3 में लेना है। तो दोनों में 3 से गुना कीजिए, दोनों में क्या करना है, 3 से गुना। तो ये क्या आएंगे, 1 कटकर, और ये क्या आएंगे 2, इतना आ गया। अब दूसरे मिश्र धातु को देखते हैं। इसमें लोहा कितना, टीन कितना 2, कितना पर, इसको आप भी ब्रैकेट में रखिए। इसको किस में रखना है, ब्रैकेट में। इसमें टीन कितना 2, कितना पर 3 2 5 पर। और इसमें लोहा कितना 3, कितना पर 3 2 5 पर। इसको किससे गुना करना है, 4 से। किससे गुना करना है, 4 से। तो इसका अनुपात ये बनेगा। ठीक है, तो यहां से 4 दूनी 8/5 और ये 4 तिया 12/5। ठीक है, तो 1 अनुपात ये बना। अब 1 में इसको ऐड कर दीजिए, 2 में इसको ऐड कर दीजिए, बस दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं ये कर देता हूँ, हो सकता है कि अभी भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो 1 + 8/5, टीन जो बनेगा 1 + 8/5, और लोहा जो बनेगा 2 + 12/5। ठीक है, ये बनेगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 8 5 13/5। देखिए किधर लग रहा है, 5 दूनी 10 और 12 22/5। तो 5 से 5 खत्म, तो ये भी क्या बना, 13:22।
तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो दोनों हिसाब से सेम ही आंसर आया। आपको जो तरीका पसंद हो उसको अप्लाई कर लीजिए। तो देखिए दोनों तरीका से सेम आंसर आया, इससे भी उतने आया था और इससे भी उससे। लेकिन बेहतर है कि आप इस तरीके को अप्लाई कीजिए, जल्दी आंसर आएगा और एग्ज़ाम में जल्दी ही आंसर लाना बहादुरी का लाएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपका 90 मिनट कब पार हो जाएगा एग्ज़ाम में पता ही नहीं चलेगा। और जब तक आपकी दिमाग, हाथ सब कुछ फास्ट नहीं चलेगा तो आप समझ सकते हो। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा? कमी होगा, वृद्धि होगा, कितना होगा? ये बात हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे किया जाए? तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट आप लगाइए, जो भी होगा, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि होगा या कमी होगा। वृद्धि या कमी बराबर, वृद्धि या कमी बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि ये फार्मूला तो कहीं वो वाले चीज़ पर लगाते थे कि 10% हानि पर बेचा गया, एक को 10% लाभ पर बेचा गया, वहाँ पर लगाते थे। यहाँ भी काम करेगा। देखिए कैसे, वृद्धि बोल रहा है तो इसको प्लस में लेना है। किसी इनमें से किसी भी डाटा को आप x मान सकते हैं, किसी भी डाटा को y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो वृद्धि बोल रहा है तो इसका मतलब इसको प्लस में लेना है। यहाँ पर ये जो बोल रहा है कमी, इसका मतलब यहाँ पर माइनस में लेना है। इस 10 को किस में लेना है? माइनस में। यहाँ प्लस है, प्लस, और इसका माइनस, इसको किस में लेना है? माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 10। यहाँ माइनस और इसका प्लस, कहने का मतलब इसका वाला प्लस और इसका वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी आपको माइनस लगाना है। बस अब दोनों का मान को पुट कीजिए। अगर ऐसा नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर, क्या ऐसा क्यों? तो आप प्लस ही लगाओ, वैसे भी आएगा प्लस। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए x को लेना है प्लस में, y को लेना है माइनस में अपॉन 100। ठीक है, तो ये तो गया काम से। तो ये क्या आएगा? 10 गुना 10 माइनस 100 अपॉन 100। तो ये कट पिट के क्या हो गया? -1। माइनस में आया इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी हुई है। माइनस में आया इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी हुई है। कितना परसेंट? 1% की कमी हुई है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर इसका दूसरा तरीका देखना चाहते हैं तो उसको देखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों तरीके से समझाऊँ जहाँ तक संभव हो, और जहाँ नहीं लग पाता है वहाँ मैं नहीं लगाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों तरीका लगाऊँ। अब वहाँ पर कहिएगा कि पिछले कुछ जो वो वाला विक्रय मूल्य वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसा क्यों नहीं किए, दोनों तरीका क्यों नहीं लगाए? क्योंकि वहाँ पर शॉर्टकट लगाना भारी पड़ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आयत में क्या होता है? दो चीज़ होता है, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, यही ना। तो इसने कहा है कि लंबाई में 10% वृद्धि किया है। 10% का मतलब क्या? तो आपका जवाब होगा 1/10। यानी ये जो नीचे है वह पहले वाला है। पहले लंबाई 10 थी, बाद में 1 बढ़ गया क्योंकि वृद्धि बोल रहा है, एक बाद में 11 हो गया। ठीक है, फिर कहता है यहाँ इस 10% का मतलब भी क्या? 1/10। तो पहले चौड़ाई 10 थी, 1 की कमी हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है? कमी हो गई, तो अब 9 हो गई। तो एक बात बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो दोनों क्षेत्रफल निकल जाएगा। 10 10 100 और 11 99। तो देखिए पहले 100 क्षेत्रफल था, अब 99 हो गया। तो कितना की कमी हुई है? 1 की कमी हुई है। और 100 पर ही कमी या वृद्धि प्रतिशत कहलाता है। तो 1 की कमी हुई है तो इसका मतलब 1% की कमी हो गई है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये भी तरीका एक अच्छा तरीका है, बशर्ते इस तरह से करने के लिए आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट दोस्त, हो सकती है मेरी थोड़ी वॉइस सही ना आता हो वीडियो में, क्योंकि मैं वॉइस की क्वालिटी को सुधारने का कोशिश करता हूँ, फिर भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास कोई उतनी अच्छी साउंड की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से साउंड में इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना है कि चल सकता है, अगर आप लोग मैनेज करना चाहो तो चल सकता है। तो मेरे उम्मीद से कर सकते हो आप मैनेज, क्योंकि देखिए
आपका वॉइस बाधक नहीं बनना चाहिए। आपको करने से मतलब है, समझने से मतलब है। वॉइस थोड़ा ख़राब भी रहेगा तो उसे आपको मैनेज कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वॉइस काम नहीं आएगी, तरीका काम आएगी। बात समझ रहे हैं? तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि वॉइस हमारी सही है या नहीं है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिनों में एक अच्छी सी माइक लूँ। मेरे पास माइक बहुत सारे हैं लेकिन पता नहीं काम ही नहीं करते अच्छे से। लेकिन क्योंकि अच्छी क्वालिटी का नहीं, जितने भी है 500 600 400 का, उससे ज़्यादा का नहीं है। जो कि वॉइस की क्वालिटी, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो वॉइस की क्वालिटी अच्छी करने के लिए कम से कम लेना चाहिए 2000 का माइक, जो कि अभी इन्वेस्ट करना हमारे लिए, बात समझ सकते हैं थोड़ा सा। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए घोल में कितने प्रतिशत की चीनी होगी। ठीक है, इस तरह से। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग चैनल पर रुके हुए हैं और पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी हौसला बढ़ती है और भी लगता है कि हाँ और भी आगे करानी चाहिए। आपका लाइक सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। जैसे आप मोटिवेट होते हो हमारे तरीके को देखकर, हमारे हो सकता है हमारे सॉल्व कराने का तरीका, हो सकता है हमारी क्वेश्चन लेने की जो क्वालिटी है, हो सकता है इससे इम्प्रेस हो सकते हो, मोटिवेट मिल सकता है। तो उसी तरह आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है, और जब मैं मोटिवेट रहूँगा तो आप लोगों को भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मतलब कि प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो देखिए, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। 3 लीटर चीनी था, पहले एक घोल में 3 लीटर चीनी था जिसमें कि 40% पानी है। तो अगर 3 लीटर का 40% निकालने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो 3 लीटर को आप 1000 से गुना कर दीजिए, उसको मतलब कि केजी उजी में बदल दीजिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ग्राम में बदल दीजिए, यानी 3 लीटर को हम कह सकते हैं 3000 ग्राम, कह सकते हैं कि नहीं। हालांकि निकलने का यहाँ से भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हो सकता है कि क्योंकि 3 का 40% कुछ लोगों को निकालने में थोड़ी सी हिचक हो सकती है, तो इसका आप 40%, दो चीज़ है, चीनी है और दूसरा क्या होगा, पानी होगा। दूसरा क्या होगा, पानी, यानी शुगर है, दूसरा बात इसमें वाटर है, यही चीज़ है। तो ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 40% चीनी है, यानी 3000 का 40% कितना हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा 3000 का 40% जो है, परसेंट से 2 जीरो ख़त्म, तो 40 तिहाई 3 चौक 12 डबल 0, 1200 ग्राम चीनी है। बाकी बात जो भी होंगे वो पानी होंगे, बाकी बात जो भी होंगे वो क्या होंगे, पानी होंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसमें 3000 में 1200 निकल गया तो बचा हुआ 1800 ग्राम, वो क्या है, आपका पानी है। तो इसने कहा कि 1 लीटर और पानी डाल दीजिए। तो 1 लीटर डालने का मतलब क्या, 1 लीटर डालने का मतलब क्या, 1000 ग्राम और पानी ऐड कर देना है। और क्या ऐड कर देना है, पानी ऐड कर देना है। तो मतलब कि पहले 3 लीटर था तो अब क्या हो जाएगा, 1 लीटर और ऐड कर दीजिएगा तो 4 लीटर, 4 लीटर का मतलब 4000 ग्राम। अब है 4000 ग्राम, 4000 ग्राम। तो अब पूछ रहा है चीनी की प्रतिशत क्या होगी, चीनी में कोई चेंजिंग आएगा क्या, चीनी जितना पहले था अभी भी उतने रहेगा, यानी पहले चीनी 1200 ग्राम था तो अभी भी 1200 ग्राम ही चीनी रहेगा। तो 4000 में 1200 ग्राम चीनी, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हो आप लोग क्या 90 गुना करता है, तो ये 2 जीरो कटा और 1 जीरो यहाँ से कटा, तो इसको कटा पिटा के निकल जाएगा 30%। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। हालांकि इसका शॉर्टकट भी कर सकते हो आप। जैसे कहने का मतलब 3 का 40%, 40% का मतलब क्या, 2/5, क्या है 2/5, 40% का मतलब 2/5। ठीक है, तो 3 का 2/5 चीनी होगा, 3 का 2/5, 2/5 चीनी होगा। तो 1 लीटर पानी मिला दिया,
तो पहले 3 लीटर था टोटल घोल, तो अब टोटल घोल कितना 4 लीटर हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिएगा, इतना में आपका आंसर, इतने में आपका आंसर। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था, क्योंकि हमें पता है दोस्त, हमारे पास बहुत सारे व्यूवर हैं, सभी नहीं लेकिन लगभग 80% व्यूवर जो है बिल्कुल नॉर्मल है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि नॉर्मल है, तो इसलिए मैं बेसिक से भी कराता हूँ, जिससे कि उसको भी समझ में आए, और जो मतलब कि अच्छे लड़के हैं जिसकी तैयारी अच्छी खासी है तो उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो ये 25 चौके 100 और 5 से 5 बार में तो 3 दूनी 6 पंचे 30% यहाँ से भी निकल गए। तो ये आपको कम समय में आंसर देगा। यहाँ से अगर ये तरीका अगर आप सोच पाते हो तो कम समय में आपको आंसर तक पहुँचा देगा। और आप इन्हीं सब तरीकों को सीखने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। बेसिक हालांकि समझिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेसिक नहीं सीखिए, बेसिक सीखिए। अगर शॉर्टकट काम ना आए तो बेसिक काम आ जाता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि बेसिक सीखें तो शॉर्टकट ना सीखें। शॉर्टकट आपको एग्जाम में फ़ायदा देगा। मान लीजिए कि जिस क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं लगा, अगर जिस क्वेश्चन में अगर 50 क्वेश्चन में से आप 30 क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाए, 30 क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ समय बचाएंगे, है कि नहीं? बाकी बात जिस जो भी ट्रिक से नहीं बना, शॉर्टकट से नहीं बना, तो वहाँ पर आप उस समय को यूटिलाइज कीजिए, है कि नहीं? तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, एक कार जीप ट्रैक्टर की बीच की गति का अनुपात इतना है, यानी स्पीड का अनुपात दिया हुआ है किसका? कार, जीप और ट्रैक्टर। मैं शॉर्टकट लिखा जो कि 1 मिनट, जो कि स्पीड का अनुपात हमें दिया हुआ है कितना? कार का 3, जीप का 5 और ट्रैक्टर का 2। जीप की गति ट्रैक्टर की गति से 250% है, यानी जीप की जो गति है ट्रैक्टर की गति का 250% है। तो हमें ट्रैक्टर की गति तो पता होनी चाहिए। ट्रैक्टर 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। ट्रैक्टर की चाल पता चल गया। तो यहाँ से देखिए चाल बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए तो दूरी कितना 360, चाल यानी टाइम कितना 12 घंटा, तो यहाँ पर ये 30 किलोमीटर पर घंटा चाल आया। लेकिन किसका? ट्रैक्टर का कितना है? 300 यानी 30 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन अनुपात में कितना है? तो आपका जवाब होगा अनुपात में जो है 2 है, यानी 2 की वैल्यू 30 है। 2 की वैल्यू 30 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो 2 की वैल्यू 30 है, तो इस 5 का वैल्यू कितना होगा? तो ये आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये 15 गुना है, तो इसका भी आप 15 गुना कर दीजिए, इसका भी आप 15 गुना, तो ये इसका 15 गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 75 और ये 45, ठीक है इतना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ घुसा के ये गलती किया है कि जीप की गति जो है ट्रैक्टर की गति की 250% है। तो मैं यहाँ पर पता करने का कोशिश करूँगा क्या ये 30 का 250% है क्या? अगर हो जाएगा तो इसका मतलब ये आंसर परफेक्ट आ जाएगा। परफेक्ट नहीं तो निर्धारित किया जा सकता है, ये आंसर हो सकता है। लेकिन पता कर लेते हैं क्या ये 30 का 250% अगर मैं निकालूं तो क्या 75 आएंगे? तो यहाँ से 1010 कट गया, तो ये 25 या 75, तो हाँ बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अब आंसर आ सकती है, यहाँ पर अब आंसर आ सकती है, क्योंकि 30 का मैंने 250 निकाला तो 75, जो किसने कहा भी है कि जीप की जो गति है ट्रैक्टर की गति का 250% है, तो जो कि प्रूव हो चुका है। बस अब औसत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, दोनों किसका किसका पूछा है? कार और जीप का। तो कार की गति कितनी है 45, जीप की गति कितनी है 75, तो औसत बराबर क्या होता है? तो आपका जवाब होगा कि चलिए मैं इधर लिख देता हूँ एवरेज बराबर यानी योग बटे कुल संख्या टोटल नंबर। तो योग इतना, टोटल नंबर कितना
एगो जीप एगो कार दो एगो न है, बस जोड़िए और भाग दीजिए, देखिए आंसर तक पहुंच सकते हैं आप। तो ये कितनी हो जाएगी, 0 7 4 11 12/2, तो यहाँ से ये 60 किलोमीटर पर घंटा, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे होंगे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट होल्ड ऑन। हेलो, आवाज़ आ रही है? चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपको एक ना एक बार तो ज़रूर भेटा होगा ना किसी चीज़ में, चाहे कोई भी सेट लगाते होंगे, कोई भी टेस्ट वेस्ट लगाते होंगे, कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन तो आपको मिला होगा, पहले भी भेंट हुआ होगा, है ना। तो एक छात्र को एक छात्र को एक संख्या का 2/3 पता करने के लिए कहा। उसने उस संख्या को 3/2 से विभाजित किया, तो इस कारण उसका परिणाम गलत आ गया, जो कि 10 कम था। तो वह संख्या क्या थी? तो वह संख्या को आप x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? वह संख्या जो है x है। x का इसने कहा कि आप 3/2 कीजिए, इसने 3/2 करने के लिए कहा, लेकिन जो ये बेचारा है इसने कहा कि नहीं भाई, x को 3/2 से भाग दे आया, 3/2 से भाग दे आया, ये कर दिया। तो आंसर जो है कि 10 कम आ गया, यानी इन दोनों का अंतर आ गया 10, यानी आंसर में गड़बड़ी हो गया। तो बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर जो वह संख्या क्या है, वह संख्या को मैंने x माना, वो आपका आंसर। तो ये क्या हो गया, 3x/2, और ये हो गया 2x/3, यहाँ माइनस है, /3 बराबर 10। तो 3 तिया 9x माइनस 4x/6 बराबर 10। तो ये आपका 5x/6 बराबर 10। तो 2 बार में गया तो x बराबर में 12। तो वह संख्या है 12। हालांकि आप यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेकर जल्दी कर सकते थे। कैसे, बताता हूँ, देखिए। देखिए यहाँ कैसे कर सकते थे आप, अगर ऑप्शन ये लेते हैं तो इसको बोला है कि 3/2 करना है, तो इसका 3/2 कितना, तो आपका जवाब होगा 5 या 15। ठीक है, 3/2 कितना, 15। इसका यानी इसको 3/2 से आप भाग लगा सकते हो क्या? 10 को आप 3/2 से भाग लगा सकते हो पूरा पूरी? नहीं लगेगा। तो आंसर तो ये 10 है प्रॉपर, यानी घट के 10 आया है, तो ये तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो फिर तुरंत जस्ट सेकेंड नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं और आंसर तक जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ऑप्शन के सहायता से कीजिएगा भी तो जल्दी आंसर आता है, और कई वीडियो में मैंने बताया भी है। 24 बल्ले तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 8400 रुपये है। 3 बल्ले तथा 4 हॉकी स्टिक का मूल्य जो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो मेरे पास में जो बोला गया है 24 बल्ला को मैं बी कह रहा हूँ, प्लस 32 हॉकी को एच कह रहा हूँ, इन दोनों को मिलाकर 8400 रुपये में खरीदा है। हमें चाहिए, पूछ रहा है 3 बल्ला 4 हॉकी का मूल्य क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो अब कुछ लोग कह सकते हैं कि एक ही इक्वेशन है तो आंसर कैसे दे सकते हैं, एक ही मतलब कि एक ही समीकरण है तो आंसर कैसे दे सकते हैं, और ये मार्कर निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ गलती हो जाएगी। एक ही इक्वेशन है लेकिन ये 3 और 4 में पूर सकता है, पहले एक बार चेक भी तो करके देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जब मैं इस पूरे इक्वेशन को 8 से भाग लगाता हूँ तो ये 3 और 4 में पूर जाएगा। देखिए 8 से यहाँ पर भाग लगाया तो 3 भी, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए देखिए
8 से भाग लगाता हूँ तो ये कितना, तीन, क्या यार, 3b, 8 से इसको भाग लगाता हूँ तो ये कितना, 4h, 8 से इसको भाग लगाता हूँ 4h, और 8 से इसको भाग लगाता हूँ तो 8 है का 8, 8 पंचे 40, 0 आ तो गया। हमें तो यही पूछा है कि 3 बल्ला, 3b, 4 हॉकी का मूल्य पूछा है, तो निकल तो गया। तो अब क्या सोचना है, तो यही 10-50 आंसर, जो कि ऑप्शन में है भी। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये चीज़ मत कीजिएगा कि एक इक्वेशन देखें तो आंसर नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अगर किसी एक चीज़ का आंसर पूछ लेता तो फिर गलत हो सकता था, तब तो फिर निर्धारित नहीं कर सकते थे। जैसे यहाँ पर पूछ लेता कि 3 बल्ला का दाम क्या है, 3 बल्ला का दाम पूछ लेता तो नहीं बता सकते थे, 4 बल्ला का, 4 हॉकी का दाम पूछ लेता तो नहीं बता सकते थे, या 1 बल्ला का दाम क्या होगा तब पर भी नहीं बता सकते। लेकिन जब इस तरह से पूछा है तो बता सकते हैं। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, चलिए एवरेज से ये क्वेश्चन एक और है, बनाइए इसको। एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस क्लास है, इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने कहा ना कि आपको इसमें नॉर्मल, मॉडरेट, हाई सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? मैंने एक वीडियो में सिर्फ जो है थोड़ा सा हार्ड नहीं कर सकते, थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन डाला था, जो कि लगभग 50-60% बच्चे आसानी से कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को डाला था। तो किसी भाई साहब का आंसर आया उधर से कमेंट में कि भाई समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा जो हाई लेवल का था क्वेश्चंस, तो उसको अब मैं चाहूँ कि पूरे बेसिक से समझाऊँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। बात समझ रहे हैं? थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, और क्या। तो इसलिए मैं उतना भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं लेता हूँ, लेकिन करना चाहिए दोस्त हार्ड क्वेश्चन। और जिस तरह का मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उस तरह का भी अभी आप ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा बहुत जगह। मैं बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेता हूँ जो कि कहीं ना कहीं काम आएगा। और जो भी भाई अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए होंगे और मेरा अगर वीडियो देखते होंगे तो उसका एक भी मैथ नहीं छूटा हो, मुश्किल से एक आध को छूट गया होगा तो बहुत होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि शायद 6 या 7 तारीख से स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम, तो उस पहला पेपर जो है बाहर आ गया था किसी तरह, तो बहुत लोग करा रहे थे, मैंने देखा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया था। तो हमें तो लगा कि जो हमारे साथी सब होंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे उनमें से अगर कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो उसका मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, अगर मेरे तरीके से किए होंगे, मेरे क्वेश्चंस करके गए होंगे तो। हालांकि और सारे भी दोस्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो मेरे वीडियो से नहीं देखें, मेरे तरीके से नहीं सीखें तो वो नहीं कर पाएंगे, कर पाए होंगे, निश्चित ही कर पाए होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जिस टाइप का मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर उस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आराम से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आप लोग। एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। इनमें से 15 बच्चों की एक समूह का औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु क्या होगा? तो औसत से रिलेटेड अभी भी मैंने एक फार्मूला बताया कि योग बराबर जो फार्मूला होता है, योग बराबर औसत गुने कुल संख्या, या औसत गुने संख्या की कुल कितने संख्या से गुना करनी है। तो मैं टोटल कहता है कि 80 बच्चे हैं कक्षा में, ठीक है, 80 बच्चे कक्षा में है, तो योग कितना होगा? 80 बच्चों का आयु का योग कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि 80 गुना सीधे 15 कीजिए ना, तो ये टोटल का योग हो गया, 80 बच्चों का योग हो गया, है ना, ये एवरेज, तो ये योग हो गया। अब कहता है इनमें से टुकड़ों में बांट दिया कि 15 बच्चों का एक समूह है जिसमें 16 वर्ष है, जिसका आयु है 16 वर्ष। तो यहाँ पर कुछ बच्चे आए, कितना बच्चे? 15 बच्चे, तो उसका औसत आयु जो था 16। तो यहाँ पर कुछ उसके आयु के योग आए, टोटल में से इतना में से कुछ यहाँ पर आए। आगे कहता और कि तथा दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 थी।
तो अब 25 बच्चे हैं और उसका औसत आयु 14 है, तो इनकी आयु का योग यहाँ पर पूछा है। लेकिन कुछ बच्चे और भी बच गए, 80 में से कुछ बच्चे और भी बच गए। तो 80 में से 15 बच्चे यहाँ, 25 बच्चे यहाँ, तो टोटल 40 बच्चे निकल चुके हैं। तो अब कितने बच्चे बचे हैं? 40 बच्चे। 80 में से 15 बच्चा यहाँ, 25 बच्चा यहाँ, तो 40 बच्चे निकल गए। तो बचे हुए कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। इनका औसत पूछ रहा था, इनका औसत हमें नहीं पता, तो एक्स एन जो भी मानना है मान लीजिए एक्स औसत है। ये जो शेष बच्चे का जो औसत पूछा है वो एक्स है, यानी 40 बच्चे का जो औसत है एक्स यहाँ पर माना। तो ये टोटल योग यहाँ से यहाँ तक, मेरा कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल योग और ये भी टोटल योग, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, तो आप आंसर तक पहुँच सकते हो, है ना। अब इसको सोल्व करके आराम से आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपका? मच्छर भी लग रहा है दोस्त, आज मैंने बिना मच्छरदानी लगाए बना रहा हूँ। और आपको पता है कि मैं प्राय रात को, जो पहले से है व्यूवर उसको पता होगा कि मैं रात को ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि दिन में ज़्यादा शोरगुल होता है, नॉइस वाइस ज़्यादा आती है, शोर शराबा का। क्योंकि दोस्त मैं एक गांव वाले क्षेत्र से हूँ, और गांव वाले में क्षेत्र में आप समझ सकते हो। तो देखिए इसको गुना कीजिए, 15 अठे 20 से 120, एक जीरो एक्स्ट्रा 1200, 15 गुना 16, 15 गुना 15 225, और उसमें और 15 जोड़ दीजिए 240, और इधर 15 गुना 14, 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, 7 35, 350 प्लस 40 एक्स, यही ना। तो यहाँ से घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 5, 590, तो 1200 में 590 घट जाएगा, तो इधर बच जाएगा 40 एक्स। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये 0 1 और कुछ बचेंगे क्या? हाँ बचेंगे। तो 11 में 5 गया 610, 40 एक्स बराबर 610, 1 0 1 0 खत्म। तो एक्स बराबर यहाँ से क्या आ गया? 61/4। तो घटाइएगा 15 पॉइंट कुछ आएगा, 15 पॉइंट ये की है। हालांकि यहाँ पर लिखा है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है दोस्त, क्योंकि आंसर आ रही है ना। तो ये तो नहीं हो, तो हालांकि इसको और कटाइएगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 15.25 वर्ष औसत आयु आएंगे 40 से 40 बच्चों का। बात समझ रहे? तो चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, करने का कोशिश कीजिए, मैं भी करता हूँ। देखिए तो उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा। तो इससे रिलेटेड ये बनाया है, इससे रिलेटेड ये है, और यहाँ इसमें ये लिखा ही वही होगा। बात समझ रहे हैं? तो मैं कहता हूँ इन सबको मत पढ़िए, डायरेक्ट आप आंसर पर जाइए, सोल्व करने का कोशिश, ये आपका टाइम वेस्ट है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, कौन सा हिसाब किताब लगा है, तो मैं डायरेक्ट कराने का कोशिश करता हूँ, ज़्यादा घुमाऊँ फिराऊँगा नहीं। देखिए यहाँ पर पहला लेटर छोड़कर सेकेंड लेटर ओ है, ओ के अगला संख्या पी, इस संख्या को छोड़कर यहाँ डी है, डी का अगला संख्या ई, इस संख्या को छोड़कर यहाँ पर आर है, आर का अगला संख्या एस। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुआ है, इसको छोड़कर एल के बाद एम, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसको छोड़कर एस के बाद टी, है ना, इसको छोड़कर, अच्छा एस के बाद टी, ठीक है, इसको छोड़कर ई के बाद एफ आ गया, इसको छोड़ देना है। तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करना है, इसको छोड़ना है, यू के बाद क्या आएगा? भी, और भी से एक के ऑप्शन है, मार के निकल जाइए, हालांकि आपको करने का मन है तो आप करते रहिए, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा अलग होगा, कर लीजिएगा। देखिए कर लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको पता है कि रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ना, क्योंकि आप पेपर उठाकर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ तब कहिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हालांकि मैं क्वेश्चन लेता कहाँ से हूँ, प्रीवियस ईयर से ही लेता हूँ, जो भले ही मैं एक एग्ज़ाम से नहीं लेता हूँ, मैं अलग अलग एग्ज़ाम से लेता हूँ क्वेश्चन, जो मैं देखता हूँ कि ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछा गया है, फिर मैं, क्योंकि दोस्त आज से मैं कहने का मतलब कि वीडियो क्या टेस्ट आज से मैंने नहीं मारा है, आज 5 साल इस क्षेत्र में आने से हो गया है। बात समझ रहे हैं? इतनी टेस्ट लगाई है, इतनी प्रीवियस ईयर लगाई है,
कि हमें उस टाइप के बारे में पता चल गया कि कहाँ पर कौन सा टाइप से पूछा गया है। हालांकि हो सकता है कुछ लोग को, कुछ दोस्तों को ये मन में हो कि हाँ इतना दिन किए तो फिर किए का, कुछ एग्ज़ाम निकाले कि नहीं। तो मैंने निकाला है दोस्त, कई एग्ज़ाम सरकारी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के कई, खास करके रेलवे के कई एग्ज़ाम मैंने निकाला है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एनटीपीसी का सीबीटी 1, सीबीटी 2, इन सबको भी मैंने क्वालिफाई किया है दोस्त, और ग्रुप डी को भी क्वालिफाई किया है। बात समझ रहे हैं। बाकी बात और भी मेरी कई क्वालिफिकेशन है। मैं यहाँ पर वो चीज़ अपने आप को बड़ा दिखाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ दोस्त, लेकिन हो सकता है क्योंकि मन में आ सकता है ना कि भाई 5 साल आप लगाए हो तो कुछ तो किए होंगे, तो किया है दोस्त। ये सवाल हमसे नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को जो कि अपने कुछ किया नहीं है फिर भी करा रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सही नहीं करा रहे हैं, करा रहे हैं, सही है। अगर जो सही तरीका दे रहा है करा रहा है, बात समझ रहे हैं। तो आगे आप समझदार हो, समझ सकते हो। PQRSTU 6 भाई बहन हैं जिन्होंने अलग अलग वर्ष में अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है। 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012। ये लेकिन ज़रूरी नहीं है किसी क्रम में हो। देखिए दोस्त, मैं अलग तरीका क्यों कराने का कोशिश करता हूँ, बताता हूँ दोस्त। क्योंकि जब मैं भी टेस्ट लगाने जाता था तो मैं वहाँ पर देखता था जिस क्वेश्चंस को मैं 15 से 20 सेकेंड में कर देता था, अदर जो हमसे लो क्वालिटी के स्टूडेंट थे, तो मतलब लो मतलब क्या, मतलब कि जिसकी रैंक समझ सकते हो, कि वो लोग जो करते थे उस क्वेश्चंस को करने में 1.5 मिनट 2 मिनट लगाते थे, लेकिन मैं उस क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकंड में करके निकल जाता था। क्यों? ऐसा आप भी अगर कहीं टेस्ट लगाने जाते होंगे तो ऐसा हो सकता है कि क्या आप उस तरीके से अगर करते होंगे तो 10-15 सेकंड में आ जाता हो, लेकिन और कुछ लोग जो हो सकते हैं वहाँ पर कि वह क्वेश्चंस को जो कर रहा होगा कहीं ना कहीं वह 1.5 मिनट 2 मिनट लगा रहे होंगे, और पता चल रहा होगा कि टाइम ख़त्म होते होते 40-50 क्वेश्चन ही अटेंड किए। बात समझ रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो उस तरीके को नहीं जान पा रहे हैं जिस तरीके से फास्ट किया जा सकता है, जिस तरीके से आंसर जल्दी लाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं। एक अच्छे लड़के जो होंगे, जो वहाँ पर 110 के स्टूडेंट होंगे जहाँ भी टेस्ट वगैरह लगाने जाते होंगे, कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाने का कोशिश करते होंगे, अलग तरीका लगाने की कोशिश करते होंगे, तभी जाकर वह जल्दी आंसर्स लाते होंगे। बात समझ रहे हैं। तो उन सब तरीक़ों को समझिए। हमारे कई वीडियो में, लगभग क्या अधिकतर वीडियो में मैं उन सब तरीके को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये चैनल आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं, नॉर्मल हैं, आप तैयारी जो है साल 6 महीने से शुरू किए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे तरीके होंगे जो कि उन तरीक़ों से आप अभी वंचित हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो उन सब तरीक़ों को सीखिए, समझिए, और वही सब तरीका जो है आपको काम आएगा और आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। हमारी पिछली भी वीडियो उठाकर देखिएगा। नहीं, मैं ये कहता हूँ मेरी वॉइस भले ही ख़राब हो सकता है कि अभी मेरी सब्सक्राइबर उतने हो, लेकिन सब्सक्राइबर पर मत जाइएगा दोस्त, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास सब्सक्राइबर नहीं हो वह क्वालिटी वाइज क्वेश्चन ना दे। बात समझ रहे हैं। तो उन पर मत जाइएगा। मैं ये प्रायः कहता हूँ कि ऐसे भी जानते होंगे कि सस्ती चीज़ों पर भीड़ ज़्यादा लगती है। जहाँ पर इजी क्वेश्चंस कराया जाएगा, जहाँ पर इजी सब कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, वहाँ लोग ज़्यादा पहुँचते हैं। आपको भीड़ में नहीं, आपको एक अलग चीज़ दिखाना है, तो समझिए। और क्या, PQRSTU 6 भाई बहन है जिन्होंने अलग अलग वर्षों में अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो ये बात तो मैंने पढ़ लिया, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट मैं पहले ईस्वी को लिखूंगा। क्या 2010 2001 से शुरू हुआ है, तो 2001 से शुरू हुआ है, तो 2001 से मैं यहाँ पर लिखने का कोशिश करूँगा। 2001, उसके बाद क्या है 2003, उसके बाद 2005, मैं डायरेक्ट 2005, उसके बाद 7, उसके बाद 10, उसके बाद 12। ये 6 वर्ष हो गए, क्योंकि 6 को भाई बहन है तो 6वें को वर्ष में न जाएगा। 1 2 3 4 5 6 वर्ष, ठीक है।
तो लेकिन ज़रूरी नहीं हो कि इसी क्रम में, लेकिन मैंने यहाँ पर क्रम से लिखा, डेट काम आएगा, समझिएगा तरीका। पी एस से पहले और आर के बाद एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है। अब कब हुआ है कोई गारंटी नहीं है, तो मैं इसको अलग में लिखूंगा। पी जो कहता है एस से पहले, एस यहाँ पर अगर गया है तो उससे पहले पी गया है, बात समझ रहे। लेकिन आर के बाद गया है, लेकिन आर के बाद गया है कौन, देखिए यहाँ पर क्या पी एस से पहले गया है, पी यानी एस से पहले गया लेकिन आर के बाद, यानी पी से पहले आर गया होगा, ये बात इसने कहा है। तो क्या अभी हम इसमें कहीं बैठा सकते हैं क्या इस डाटा को, नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वैसा ऑप्शन नहीं है। तो आगे पढ़ेंगे, केवल क्यू आर से पहले गए हैं, केवल Q जो है वह R से पहले गए, इसका मतलब Q यहाँ फिक्स हो गया कि केवल जो Q, इसके बाद इसके पहले कोई नहीं गया है, Q के पहले कोई नहीं गया है। अब मैं इस डाटा को इसमें फिट कर सकता हूँ, कैसे देखिए, Q क्योंकि इसके पहले तो कुछ डाटा कोई इस भी है ही नहीं, तो Q सबसे शुरू में ही गया होगा, क्योंकि यहाँ कहा भी है Q R से पहले गए, केवल Q R से पहले गए हैं और कोई नहीं, बात समझ रहे हैं। तो उसके बाद R, यहाँ पर P, यहाँ पर S। तो हमसे पूछा है कि 2007 में कौन गया है, तो डायरेक्ट यहीं तक पढ़ने में पूरा नहीं हो देखें तो आंसर आ गया, लेकिन पूरा ही कर लिया जाए। TS के ठीक बाद गया है, TS के बाद गया है, ठीक है। UP से पहले गया है, UP से पहले एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है, यूपी से, अच्छा कहीं तो गलती हो गया है दोस्त, केवल क्यू आर से पहले गया है, केवल क्यू आर से पहले उत्तीर्ण हुआ है। अच्छा देखते हैं, यूपी से पहले किसी एक वर्ष में, यूपी से पहले, पी से पहले इसका मतलब यू इधर कहीं होना चाहिए, जो कि पॉसिबल तो अभी लग नहीं रहा है। और यहाँ पर अगर मैं यू को बैठाता हूँ तो यू के बाद गए, यानी पी से बाद गया है, तो ये तो गलती हो गया, एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ। चलिए पुनः इसको करते हैं, हो सकता है दोस्त रीजनिंग वो चीज़ है कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। तो मैंने क्या कहा, 1, 3, 5, 7, 10, 12, ये 6 डेट मैंने लिखा, ठीक है। तो कहता है पी एस से पहले, पी जो है एस से पहले मैंने बैठा दिया, ठीक है, और आर के बाद, और आर के बाद गया है, आर के बाद गया है, यानी आर पहले इससे बैठा होगा, ठीक है, आर पहले बैठा होगा। और आगे देखें तो केवल क्यू आर से पहले गया है, केवल क्यू आर से पहले, इसका मतलब आर से पहले क्यू, ठीक है। और टी एस के ठीक बाद, टी एस के ठीक बाद यू पी से, यू पी से पहले किसी वर्ष में गया है। अच्छा तो यहाँ नहीं बैठा सकते, तो यहाँ तो यू को बैठा सकते हैं, यहाँ तो यू को बैठा सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इसने कहा है पी एस से पहले और आर के बाद, आर के बाद, तो यहाँ भी अभी भी दिख रहा है कि ये आर के बाद है, अभी भी दिख रहा है कि ये आर के बाद है। यहाँ पर यू नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर आप ऐसे बैठा सकते हैं, क्यू आर यू पी एस और यहाँ पर टी, इस हिसाब से पी आंसर होगा, क्या होगा, पी। अब एक बार सेटिस्फाई करवा लेते हैं, ठीक है, देखते हैं इसने क्या कहा, पी एस से पहले, पी जो है एस से पहले गया, यानी 2007 में चल गया, ठीक है, आर के बाद गया है, पी जो है आर के बाद गया है, ये भी बात सही है ना, भले किसी वर्ष में गया है लेकिन आर के बाद ही तो गया है, इसका मतलब आर पहले। केवल क्यू आर से पहले, केवल क्यू आर से पहले, है ना, इसके पहले कोई और है क्या,
नहीं, टी एस के ठीक बाद, एस के ठीक बाद टी है, क्या सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है। यू पी से पहले किसी एक वर्ष में गया है, यानी पी से पहले किसी एक वर्ष में गया है, तो हो सकता है यहीं पर पहले ये एक 2005 में यू चल गया होगा, तो ये सेटिस्फाई हो गया, ये पूरा लाइन जो है सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब पी इज राइट आंसर। तो इस तरह के सवाल में फंसने की ज़्यादा चांस रहती है, थोड़ा सतर्क होकर करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा 2007 में कौन गया, तो पी गया है। नेक्स्ट, अगर किसी को लगता है कि दोस्ती गलत है तो एक्सप्लेन करके बताइएगा कमेंट में कि हाँ क्या आंसर हो सकता है। मेरे अनुसार ये जो है इसका पी ही राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलिए इसको कीजिए। तो इसको करने से हालांकि देखिए कुछ लोग करेंगे किसे बांट कर करेंगे 3-3 या 4, इसको पहले गिन लेंगे कि कितना संख्या है। यहाँ पर ये फुल स्टॉप है, आई एल ओ जो भी है, आई उसके बाद डैश, उसके बाद एल ओ, उसके बाद खाली जगह, उसके बाद आर, उसके बाद यू, अच्छा आर यू भी एक्स डैश बी डैश जी। तो इसमें टोटल कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को बांटना थोड़ा अलग अलग लग रहा है, तो डायरेक्ट है इसको जानते हैं क्या कीजिए, आप ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, जल्दी आंसर तक पहुंचेगा। देखिए कैसे, 9 12 15 18 21 22 24 2 या 28। बी को मैंने 28 क्यों लिखा, इस बात को मैं समझा दूंगा, देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा। जी 7, देखिए बी का वैल्यू 28 इसलिए लिखा क्योंकि जेड के बाद ए आएगा, उसके बाद बी, जेड का वैल्यू कितना 26, 1 2 26 2 28, तो बी का वैल्यू 28 हो सकता है। बात समझ रहे हो, उस हिसाब से इसकी भी वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी बात को यहाँ पर समझिएगा, एक अंक छोड़कर 3 बढ़ा है, एक अंक छोड़कर यहाँ भी 3 बढ़ेगा, एक अंक छोड़कर यहाँ 3 बढ़ा है, एक अंक छोड़कर 3 बढ़ा है, एक अंक छोड़कर 3 देखिए यहाँ पर एक अंक छोड़कर 3, हाँ हो सकता है, 24 3 27, 27 पर 3 तो नहीं बढ़ रहा है, एक, अच्छा देखते हैं जो भी हो। उसके बाद यहाँ से एक अंक छोड़कर 3 बढ़ेगा, यही कहने का मतलब। तो क्या ये हिसाब किताब लगेगा? नहीं, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। देखिए यहाँ 3 बढ़ा है, तो यहाँ हो सकता है कि 4 बढ़ा हो, यहाँ हो सकता है कि 3 बढ़ा हो, यहाँ पर 4 बढ़े, जैसे यहाँ पर 12 12 4 16, 16 पर क्या आता है पी, 16 पर क्या आता है पी, यहाँ पर उसके बाद कितना बढ़ गया 5, कितना बढ़ गया 5, मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर कितना बढ़ा 5, आगे कितना बढ़ा 3, उसके बाद कितना बढ़ा 24 में 24 4 28, तो इसका मतलब 4, इसके बाद कितना बढ़ा है 2 से यानी 7 गया है, तो 5 बढ़ा है, क्या हुआ है। अब यहाँ पर इस स्थिति में 2 लेना है और इस स्थिति में 28 लेना है, इसीलिए बी का मान मैंने 2 भी लिखा 28 भी लिखा, इस बात को समझिए। तो यहाँ 5 2 4 5 3 4 5 3 4 5 अल्टरनेट ऐसे गया। तो बस अब इसमें देखिए हिसाब किताब लगा के, तो यहाँ पर देखिए क्या आया है 4 बढ़ा है 24 में 4, तो खाली जगह वाला तो नहीं भरा, खाली जगह वाला 1 को भरा पी, यानी बीच सेकंड स्थान पर पी होना चाहिए, सेकंड स्थान पर क्या होना चाहिए पी, तो सभी ऑप्शन में है, नहीं इसमें नहीं है, तो ये गलत, ठीक है। अब ऐसे चेक कर लेते हैं, ऊपर ऊपर चेक कर लेते हैं, ऐसे वाला, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना अभी तो नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के बारे में पता है, 15 3 18 3 बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक में पता चल जाएगा क्या बढ़ा है 18 4 4 बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक में पता चलेगा कि यहाँ पर 5 बढ़ाना है, क्योंकि 3 4 5 3 4 5 नीचे भी चल रहा था, तो यहाँ पर 5 बढ़ाना है, तो 22 में आप 5 बढ़ाइएगा तो 27 27 कहने का मतलब 26 यानी 1 ए आना चाहिए, 27 पर क्या आता है ए, 27 पर ये आपका क्या आएगा ए आ जाएगा, तो पी के बाद ए आना चाहिए, पी के बाद ए इसमें नहीं है तो ये खत्म। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 बढ़ा, उसके बाद फिर से 3 रिपीट होगा, ए में 3 जोड़िएगा तो कितना, यानी 1 में 3 जोड़िएगा तो 4 4 पर क्या आता है डी, तो यहाँ पर ये डी भरा जाएगा, लास्ट में डी होना चाहिए,
तो इसमें जी है, नहीं हो सकता है, तो ये एक नंबर गया। इसको नहीं हो आप खोजिएगा तो आंसर मिल गया। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू लगा कर ही आप आंसर ला सकते हो, अन्यथा कोई दूसरा उपाय है तो बताइएगा। चलिए, इस क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चंस को मैंने पिछले किसी न किसी वीडियो में कराया है, और इस टाइप के जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में कराया टाइप का, ये क्वेश्चन नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है कि आज से 10 दिन पहले का वीडियो में हो, 15 दिन पहले का, लेकिन इस टाइप का इस क्वेश्चन को मैंने कराया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो रेगुलर देख रहे हैं वो तो आंसर आराम से दे सकते हैं, और जो नहीं भी देख रहे हैं हो सकता आता हो तो वो आंसर भी देंगे। अगर नहीं भी आए तो फिर भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। इससे अगर मान लीजिए कि गलत हो गया तो अगले दिन सीख सकते हो, है ना। आपकी ये जो मन की उत्तेजना होगी कि जो मैंने आंसर दिया वो सही था कि नहीं था। अगर ये चीज़ सोचोगे फिर जस्ट आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा तो 100% आप समझ सकते हो। बात समझ रहे हो? तो मैं जो भी क्वेश्चन लास्ट में देता हूँ उसे करने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका क्यूआर है, स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। या यहाँ से नहीं जुड़ सकते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वीडियो के किसी कोने वोने में लिंक वगैरह का चिन्ह आएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोग देख रहे थे, रुके हुए थे, तो हो सकता है कि पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ पसंद तो आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो हमारे हौसले बढ़ाने के लिए एक लाइक कर दीजिएगा दोस्त, और अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं, जो स्टडी ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दीजिएगा, जो कि हो सके और भी हमारे साथ जुड़ सके, जिससे आपके द्वारा हमारा सोशल मदद हो जाएगा, है ना। और आपको भी कहीं ना कहीं अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। तो इतना कुछ आप कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने मेरे मुंह से नहीं सुना होगा कि इस चैनल का नाम क्या है। बात समझ रहे हैं? नहीं सुने होंगे। अगर कभी मन करे कि सर्च करके पहुँचे तो जो भी टॉपिक लगाइएगा उसके लास्ट में मंडल MANDL मंडल जी लगा दीजिएगा, बाय मंडल जी। वहाँ से सर्च करके जुड़ सकते हो आप, या तो चैनल का नाम देख लीजिएगा, नीचे में होगा, वहाँ से उसके वो लगा कर ये लगा लीजिएगा, तो हो सकता आ जाए। क्योंकि अभी उतनी बड़ी चैनल नहीं है जो कि आप कुछ भी मेरे बारे में टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा, नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग कर सकते हो। आप ही लोग जो हो रानू मंडल जैसे चीज़ों को, बात समझ रहे हैं, अरे मतलब कि समझिए। और मैंने देखा है अर्धनग्न फ़कीरों को तो भर भर के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मिलते हैं, लेकिन जहाँ से जिसको कुछ किसी को कुछ मिल नहीं सकता है। मेरा अर्धनग्न फ़कीर कहने का मतलब है जो लड़कियां वगैरह आती है छोटे छोटे कपड़े पहन, उसके देखिए क्या लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गजब है। क्या मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। काम वहीं आएगा जहाँ से कुछ सीख रहे हो, जहाँ से आपको अलग जगह तक पहुँच सकते हैं, वहाँ कीजिए सपोर्ट, थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं। तो चलिए, आपकी सोच, आपकी इच्छा, बाकी बात मैं क्या बोलूँ, आप तो खुद समझदार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय